एवरीवन। आज हम करेंगे वाक्य। ये जो टॉपिक है वाक्य का, ये 10वीं कक्षा के लिए है। 9th क्लास में भी आपने वाक्य पढ़े हैं। हम जानते हैं कि वाक्य को 2 आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और जो है बनावट के आधार पर। आज के हमारे जो वाक्य हैं, 9th में आपने पढ़ा था अर्थ। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। बनावट या रचना, रचना का मतलब होता है निर्माण करना। तो अर्थ पे हमने 8 तरह के वाक्य पढ़े थे। अर्थ मतलब मीनिंग क्या निकलता है हमारे वाक्य का। आज हम बनावट या रचना को पढ़ेंगे। रचना शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ का निर्माण करना या बनाना। तो हमारे जो वाक्य बनता है वो किस किस चीज़ से बनता है और वाक्यों का भेद फिर किस किस तरह से होता है, उस पर हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन बच्चों से मैंने बहुत बार पूछा है कि बच्चों आपने पढ़ा होगा व्याकरण की सबसे छोटी इकाई। बच्चे वहाँ जवाब देते हैं वर्ण। बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई और आप जवाब देते हो वर्ण, जबकि वो भाषा की बात कर रहा है। भाषा जब बनती है तो भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई वाक्य को माना गया है। तो यहाँ पर ये बात आपको लिखित में मिलेगी कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है वाक्य। फिर वाक्य 2 आधार पर बांटे गए हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। रचना के आधार पर अगर बात करें वाक्य का बनाना या निर्माण करना, सबसे पहले कोई वाक्य कैसे बनता है। किसी वाक्य के लिए हमारी व्याकरण कहती है कि वाक्य के लिए हमें कर्ता चाहिए, फिर कहेंगे क्रिया चाहिए। 2 ही चीज़ों से वाक्य बन जाता है, कर्ता और क्रिया। राम पढ़ता है, वाक्य बन गया। लेकिन जब हम किसी भाषा के ऊपर कोई बहुत बड़ी बात, कोई बहुत बड़ा विषय टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, तो वहाँ पर हम इन छोटे छोटे वाक्यों से काम नहीं चला सकते। हमें इन वाक्यों को बड़ा करना पड़ता है। हमारी बात को स्पष्ट करने के लिए कई वाक्यों को जोड़ना भी पड़ता है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का प्रयोग करना पड़ता है, कर्म का प्रयोग करना पड़ता है। तो फिर हमारा वाक्य का जो है विस्तार होता है, उसे वाक्य का विस्तार कहा जाता है। कर्ता का विस्तार करेंगे और क्रिया का भी विस्तार करेंगे। यहाँ पर आपके जो टॉपिक में सबसे मुख्य मिलेगा कि एक उद्देश्य और एक विधेय। वो बात कर रहा है एक उद्देश्य और एक विधेय, मतलब उद्देश्य और विधेय जब एक होगा वहाँ पर हमारा वाक्य सरल होता है। लेकिन जब उद्देश्य और विधेय का निर्माण हो जाता है तो वाक्य का भेद भी बदलने लगता है। तो यहाँ पर जो करता है वो उद्देश्य होता है और हमारा बचा हुआ जो है वो विधेय होता है। विधेय का निर्माण और उद्देश्य का निर्माण कैसे करते हैं। यहाँ पर राम की अगर हम बात करें, राम की कोई पहचान जब हम किसी को बताना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे, मोहन का बेटा राम। तो अभी भी हमारा जो उद्देश्य है वो राम पर जाकर ही रुकेगा, क्योंकि हमने इसका विस्तार किया है, बदला नहीं है इसको, इसकी पहचान बताई है। पढ़ता है। अब हम क्रिया में विस्तार करेंगे। क्रिया में विस्तार कैसे होगा, पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है। कौन से स्कूल में पढ़ता है, सुल्तानपुर के स्कूल में पढ़ता है। अब सुल्तानपुर में भी बहुत स्कूल हैं, इंडियन पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, IPS में पढ़ता है। तो ये सब बातें कहाँ जुड़ेंगी, क्रिया के साथ जुड़ेंगी। तो ये जब बीच में यहाँ आ जाएंगी तो ये किसका विस्तार करेंगे, हमारी क्रिया का विस्तार करेंगे, हमारे विधेय का विस्तार करेंगे। इस प्रकार से जब हमारा वाक्य बढ़ता चला जाएगा, अब हम इस वाक्य को दूसरे वाक्य के भेद में लेकर चले जाते हैं, क्योंकि हमारा वाक्य बहुत बड़ा हो जाता है, उद्देश्य और विधेय का विस्तार हो जाता है और हमारी जो बातें हम कर रहे थे वो कुछ ज़्यादा क्लियर होती चली जाती हैं। तो वहाँ पर वाक्य के 3 भेद मुख्य बताए गए हैं। एक होता है सरल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बिल्कुल ही सिंपल, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, जिसमें कर्ता और क्रिया सामान्य रूप से अपने एक कार्य को पूर्ण कर रहे होते हैं, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। राम पढ़ता है। अगर इसी में हम उसकी एक और बात को, राम लिखता है, राम सोता है,
हम उसके बारे में बताते जा रहे हैं और हमारे वाक्य जो है 1, 2 और 3 हो गए हैं। ये तीनों हमारे सरल वाक्य हैं। लेकिन जब हम इस चीज़ को ग्रामर के अनुसार छोटा करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी बात कम से कम शब्दों में क्लियर हो जाए, तो वहाँ पर हम क्रिया के रिपीटेशन को रोकते हैं और उसकी जगह पर हम कुछ समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, कुछ अवयवों का प्रयोग कर लेते हैं वहाँ पर, फिर वो एक वाक्य जब उनका बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये सरल है। अब हम इसको जब एक बनाएंगे तो हम बीच में कुछ चीज़ों को हटा करके कुछ वो शब्द को जोड़ेंगे। राम पढ़ता है, लिखता है और फिर सोता है। अगर हम इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये हमारा सरल न रह करके जो है संयुक्त बन जाएगा। फिर ये क्या होगा, हमारा संयुक्त वाक्य बनेगा। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, राम की 3 क्रियाएं वो हमें बता रहा है। आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सरल से संयुक्त बनाना या संयुक्त से सरल बनाना, मिश्र से सरल बनाना, वाक्य परिवर्तन करना और वाक्य का भेद। वाक्य के भेद की जब बात करते हैं तो बच्चे बिल्कुल क्लियरली उसको आसानी से बता देते हैं। आप कंफ्यूज होते हो जब वाक्य का भेद आपको बदलना पड़ता है। मान लीजिए कोई एक सरल वाक्य से आपको वो कह रहा है कि ये सिर्फ आपका सरल वाक्य है और आप इससे एक संयुक्त वाक्य बनाइए, तो डेफिनेटली हमें राम की कुछ क्रियाएं इसमें जोड़नी पड़ेंगी, तभी हम इस वाक्य को सरल बना पाएंगे। राम पढ़ता है, अगर हमें इसका संयुक्त बनाना हो तो मोहन का बेटा राम पढ़ता है। इसमें 2 चीज़ें जुड़ गई हैं। एक छोटा सा हिस्सा मोहन का बेटा राम, हमने ये मोहन का बेटा जो जोड़ा है ये क्या है, ये एक वाक्य का हिस्सा है, ये पूर्ण वाक्य नहीं है। और जब ऐसे हिस्से को किसी वाक्य में जोड़ करके आगे वाक्य बनाया जाए तो वो मिश्र वाक्य होता है, क्योंकि ये हमारा हिस्सा पूर्ण नहीं है। इसको हम निकाल करके अलग नहीं कर सकते, ये मीनिंगफुल नहीं है, ये अपना कोई पूर्ण मीनिंग नहीं दे सकता। इसलिए इसमें आगे एक पूरा वाक्य आ जाता है, राम पढ़ता है, वो हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा एक मिश्र वाक्य बन जाएगा। हाँ, अगर हम इसका संयुक्त बनाना चाहें तो संयुक्त बनाने के लिए हमें उसके 2 पूर्ण कार्यों को जोड़ना पड़ेगा। राम पढ़ता है और लिखता है, उसमें हम 2 सरल वाक्य अलग करने की अगर बात करेंगे, राम पढ़ता है, राम लिखता है अलग कर दिया। अगर इसको संयुक्त बनाएं तो हम यहाँ पर राम हटा करके और लगा देंगे, राम पढ़ता है और लिखता है। इस प्रकार से ये क्या बन गया, हमारा संयुक्त वाक्य बन गया है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, किसी की पहचान जोड़ी जाती है, उसका कुछ अलग से बता दिया जाता है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिश्र वाक्य में प्रयोग की जाती है वो क्या होती है, वो होती है किसी के कहे गए कथन को ऐसे का ऐसा लिखना। गांधी जी ने कहा, सदा सच बोलो। अब वो इस पर आपसे 2 क्वेश्चन करेंगे। एक तो ये कि ये वाक्य का भेद बताइए, ये तो भेद में आप आराम से बता सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य हो गया। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ सकते हैं कि इसमें पूर्ण वाक्य कौन सा है, या इसमें जो वाक्य है वो पूर्ण कौन सा है वो बताएं हमें, या इसका अगर एक सरल वाक्य बनाना हो तो क्या, सदा सच बोलो, ये हमारा एक पूर्ण वाक्य है, यही हमारा एक सरल वाक्य है। तो इस प्रकार से आप एक ही वाक्य से सरल, मिश्र और संयुक्त बना सकते हैं। एक में से आप उनको अलग कर सकते हैं। इस हिस्से को आश्रित वाक्य बोला जाता है, क्योंकि ये उस पर डिपेंड है, इसको हम पूर्ण रूप से अलग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको आश्रित बोला जाता है और इसको प्रधान बोला जाता है, क्योंकि यही हमारा मेन वाक्य है। तो इसलिए इनको अलग अलग जब किया जाता है, आश्रित वाक्य का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मिश्र वाक्य में किया जाता है। अच्छे से पढ़ को इसको समझ लेना। थैंक यू।